गुड मॉर्निंग बेटे, सबको अच्छी तरह से होंगे। आज हम लोग बेटे न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस कट कर दिया है, उसके बाद आपको मास डिफेक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी देखेंगे। वो छोटा सा चैप्टर था। तो आज बेटे जो टॉपिक हमने लेके आया है आपके लिए, न्यूक्लियर फोर्स है। आप फोर्स बहुत देख रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स। उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको आज पढ़ाना है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दें, तब आप लोग इसको पढ़ें। बेटे सपोज करिए एटम है। ये एटम का न्यूक्लियस है, और हमें पता है न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर है। न्यूक्लियस की साइज क्या है? 10⁻15 मीटर है। फिर आइए दूसरी बात सुनिए, क्या मैं कह रहा हूं। न्यूक्लियस बना किससे है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की बात करें, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है बेटे, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में रेशियो देखें, 10⁻36 होता है। कहाँ से आया? हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स के बीच में रेशियो देखें तो 1:10⁻36, रेशियो 10⁻38। इसका मतलब न्यूक्लियस फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स उससे भी कम होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि न्यूक्लियस का डायमीटर है, न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जीरो हो गया। तो यहाँ ये देखा जाए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत वीक है। कैसे जाना? अगर मैं एफ ई निकालूं तो 10⁻36 एफ जी है। ग्रेविटेशनल फोर्स में 10⁻36 मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तब इक्वल होता है जब उसमें 10⁻36 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब बात ये समझ में आती है कि इसका मतलब हुआ बेटे कि ज़्यादा स्ट्रांग है, वे कम है। तो हम कह सकते हैं एफ ई टू मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप सोचिए कि तब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं? आपस में बंधे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तब भी आपस बंधे हैं, और न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है। न्यूक्लियस क्या है बेटा? स्टेबल है। तो जब अगर न्यूक्लियस स्टेबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे हैं, तो हम लोगों को इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए
कि अगर स्टेबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोई बाधा हुआ फोर्स है, तो एक स्पेशल प्रकार का फोर्स लग रहा है। रिपल्सन होने के साथ साथ भी दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर है। उस फोर्स को हमने न्यूक्लियर फोर्स दे दिया। एक स्पेशल टाइप का फोर्स मुझे जनरेट हो रहा है, महसूस हो रहा है। समझ में कि नहीं क्या कहा? मतलब आप सोचिए कि इस फोर्स का नाम न्यूक्लियर देने के पीछे यही रीजन है। क्यों? क्योंकि यह बेटे स्पेशल टाइप का फोर्स दिख रहा है। रिपल्सिव फोर्स हो ही रहा है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखा है, इसलिए इसका नाम बेटा न्यूक्लियर फोर्स दे दिया गया। अगेन रिपीट, हमारा न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जीरो। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बेटा बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं? बंधे होते हैं। रिपल्सिव नेचर होने के साथ साथ भी आपस में इतने मजबूती से बंधे होते हैं कि हमारा मकसद होता है कि हम इसका क्या नाम दें। तो इसलिए से इसको स्पेशल टाइप फोर्स के नाम से जान लिया गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। उसी के नाम पे इसका नाम ही रख दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। फिगर बनाए तो डिफिनेशन लिखाएं। लिखे न्यूक्लियर फोर्स। ठीक बेटा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बड़ा आसान टॉपिक है, फिर रिवीजन कर दे रहे हैं, आप लोग रिवाइज कर लो। ये इंट्रोडक्शन देख करके डिफिनीशन लिखाने का मकसद ये था कि आपको बढ़िया समझ में आए क्या हम पढ़ रहे हैं। एटम न्यूक्लियस से बना हुआ है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन के बीच जीरो लगता है। लेकिन हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत वीक होता है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग है तो इन लोगों ने सोचा कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे फिर क्यों हैं? क्योंकि दोनों रिपल्सन फोर्स होता है। तो नेचर में एक स्पेशल टाइप का फोर्स देखा गया कि दोनों के भी रिपल्सन फोर्स होते हुए भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्ट्रांगली आपस में बंधे हैं। तो इसे क्या बोला गया बेटा? तो लिखो डिफिनीशन। इट इज डिफाइंड एज strong force of attraction, strong force of attraction which hold together the nucleons, ब्रैकेट में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, in the tiny nucleus of the atom. ठीक, समझ में आ गया बेटा? ये क्या है? स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है। कहाँ पाया जाता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जो आप बहुत स्ट्रांगली बधा होता है। बेटे बहुत सरल है, ध्यान रखना है, बहुत इजी है। फ्री का नंबर बोर्ड बनाया है आप लोगों के लिए। अब सोचो इस चैप्टर में क्या है? मास इफेक्ट, बॉन्डिंग एनर्जी। मास इफेक्ट बॉन्डिंग एनर्जी एक ही बात हो गई, छोटा सा टॉपिक है। मास इफेक्ट बॉन्डिंग एनर्जी पढ़ेंगे, कर्व पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक फोर्स पढ़ेंगे, और साइज और डेंसिटी। अब आप सोचिए आपके पास बहुत ही कम है अब समय, तो आप चाहेंगे तो नंबर आप बढ़िया सा पा जाएंगे। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ते चलें।
अब आगे लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इन सबको लर्न करते चलिए, यही अब बात का मत छोड़िए कि हम लोग नहीं याद हुआ। पहला लिखो बेटा अट्रैक्टिव नेचर। क्या लिखेंगे? अट्रैक्टिव नेचर। न्यूक्लियर फोर्स कम इनटू प्ले, nuclear force is come into play nuclear force come into play as an attractive force at लिखा as attractive force when R decreases force increases rapidly, force increases rapidly। ठीक, force increases rapidly। overall nuclear force are in attractive nature। overall nuclear force is attractive nature। पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। अब इसको ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने चल पाए समझ लो तब बेटा लिखो। आर को कांस्टेंट रख दिया गया। आर को क्या रख दिया गया? कांस्टेंट। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स इक्वल आ गया। मेरी बात सुनना बेटा, आर को मैंने कांस्टेंट ले लिया। आर को क्या ले लिया? कांस्टेंट। और इन दोनों चार्जों के बीच जब फोर्स देखा तो फोर्स क्या आ गए? इक्वल आ गए, सेम हो गए। आपके मुख से आवाज निकलेगी, इसका मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सॉरी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स देखा गया तो चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। अगर चार्ज पर निर्भर करता होता तो फोर्स इक्वल ना होते। तो इससे ये आपको मिलता है कि चार्ज पर निर्भर नहीं करता। तो लैंग्वेज लिखें तब इसको बनाएंगे। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन एंड पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड पेयर ऑफ क्या लिखा? प्रोटॉन। एंड आल्सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम। न्यूक्लियर फोर्स आर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड क्या? पीपी, प्रोटॉन प्रोटॉन आर सेम। दिस shows that क्या? न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन चार्ज, डिपेंड अपॉन चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन चार्ज। अपॉन ना लिखो, आप चार्ज लिख दो। तो क्या क्या पढ़ा हमने? पहला कैसा नेचर होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। दूसरा क्या पढ़ लिया? आर कांस्टेंट होने पर फोर्स क्या है?
इक्वल हैं, डिफरेंट चार्ज पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है बाबा? बहुत इजी है, फ्री का नंबर है। अगला, द न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। They operate up to few. They operate up to few Fermi. They operate at few Fermi. मतलब बहुत कम डिस्टेंस के लिए क्या बेटा ये ऑपरेट होते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स, मतलब एक लाइन में इनकी फोर्स नहीं लगती। क्यों? आगे लिखो। दिस शोज दैट distribution of nucleus is not symmetrical, is not symmetric। जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है? सेम नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसलिए बेटे वो सेंट्रल फोर्स नहीं हो लगता है। लिखा आप लोग? नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया, ये भी बता दिया। मुझे और क्या बताना? लिखो, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। इसमें लिखिए, द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस the force between two nucleons having parallel spin having parallel spin is stronger than the force existing anti-parallel are same। Stronger, the force existing anti-parallel are same। लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर लास्ट पॉइंट है इसका, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स। आर वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। लिखाएं, शुरू करें, बोलिए। लिखिए पहला पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स आर निगेजिबल। न्यूक्लियर फोर्स आर निगेजिबल कब समाप्त हो जाता है? when distance between nucleons more than 10 fermi meter। more than
10 फर्मी मीटर। 10 फर्मी मीटर पर न्यूक्लियर फोर्स बेटा जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। व्हेन न्यूक्लियस आर ब्रॉट क्लोजर, लिखा क्या लिखा? न्यूक्लियर फोर्स आर ब्रॉट क्लोजर, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, फोर्स आर अट्रैक्टिव नेचर which which increases rapidly with decreasing distance at point 8 Fermi. Force become strongly attractive। जब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, आर की वैल्यू क्या हो, 1 से कम होगी, तो वह बेटा क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होगा। लेकिन उससे ज़्यादा कर देंगे, 2 और 3 के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ भी। लेकिन आप 10 आर की वैल्यू 10 फर्मी मीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो एक समाप्त हो जाता है। इसका एक कर्व बनेगा बेटा, बना दे रहा हूँ, देख लीजिए। इस पर सबसे मैक्सिमम होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बना लीजिए। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का भी कर्व बना दें। लिखो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लिख लेना बेटा, इसके लिए बोल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव फोर्स एंड नेगेटिव फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। पॉजिटिव फॉर अट्रैक्टिव, यहाँ लिख लेना अट्रैक्टिव, यहाँ क्या लिखेंगे, रिपल्सिव। ठीक बेटे, अब चैप्टर यहाँ पर इसको थ्योरी को एंड कर दिया। अब आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है।